Hi everyone, this is Vishal. Let's continue with our series on environmental ecology. This is the fifth lecture on this particular series, and today we'll be taking the topic of the biomes, biosphere and the biodiversity. ठीक है, बायोम से शुरुआत करते हैं. Yesterday we have कल हमने एक हायरार्की डिस्कस की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द बायोस्फीयर. और वहाँ हमने देखा था कि इंडिविजुअल होता है, फिर वो एज अ पॉपुलेशन डेवलप होता है, फिर उसको एक कम्युनिटी कहते हैं क्लब करके, फिर ये चीज़ें आगे चल के जो होती हैं वो आपके बायोम में डेवलप हो जाती हैं, मतलब इकोसिस्टम बायोम एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो उसमें एक ये वर्ड आता है बायोम. तो बायोम क्या होता है? यहाँ तो बायोम्स लिख दिया, वैसे बायोम बोलते हैं इसको. बायोम इज a large regional unit characterized by the major vegetation type and associated fauna found in a specific climatic zone. ठीक है, तो अगर आप यहाँ कीवर्ड देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक लार्ज रीजनल यूनिट होती है, बहुत बड़ा सा एरिया होता है, मतलब कंपेरेटिवली हैबिटाट से तो बड़ा ही हो. हैबिटाट बेसिकली रहने की जगह होती है, बट बायोम इज अ वेरी लार्ज रीजनल यूनिट. तो पहली बात क्या है, ये यूनिट है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड और इन्फ्लुएंस्ड और डिटरमाइंड बाय अ मेजर वेजिटेशन टाइप, यानी एक पर्टिकुलर बायोम में एक ही तरह का वेजिटेशन पाया जाएगा. और अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी क्षेत्र में एक ही तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, यानी एक ही तरह की वनस्पति पाई जाती है, एक ही तरह का फ्लोरा पाया जाता है, तो एक तरह का फ्लोरा कब डेवलप होगा, जब वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एक तरह की होंगी. जैसे इमेजिन कर लीजिए अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, जैसे जो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, या जिसको आप बोल देते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक्स के बीच की जगह, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया, यहाँ पे आपको पता है सनरेज या तो डायरेक्ट पड़ती हैं या फिर इसके बीच में मूव होती रहती हैं बिटवीन मार्च एंड सितंबर, है ना. लेकिन अगर आप इस ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज योर ग्लोब अर्थ. अब मैं यहाँ एलिप्टिकल और वो सब एंगल नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको वो समराइज कराने के लिए. तो जैसे ये एरिया है, मान के चलिए ये आपका इक्वेटर है, तो ये जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये बीच का इक्वेटर है. अब आपको पता ही कि जो सनलाइट है ये इसी के बीच में रोटेट होती रहती है, मतलब डायरेक्टली इसी एरिया में पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पे रहेगा, गर्मी यहाँ पे ज्यादा होगी. तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो बेसिकली द रेज ऑफ द सनलाइट, या सूरज की जो रोशनी या रेस पड़ रही है उससे डिटरमाइन होती हैं, है ना. और जो ऊपर का एरिया, यहाँ पे आपको पता है ऐसी तिरछी सूर्य की रेखाएं पड़ती हैं, स्लैंट पड़ती हैं, तो कंपेरेटिवली यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, ऊपर का टेम्परेचर अलग होगा. ज्यादा कहाँ का होगा, यहाँ का होगा, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रेट सनलाइट पड़ रही है. और वहां पे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी झुकी हुई पड़ रही है, ठीक है. अब यहाँ पर होता क्या है कि पैटर्न ऑफ रेनफॉल भी अलग हो जाता है दोनों जगहों पे, यानी ये क्या है, सनलाइट है, तो सनलाइट इज डिटरमाइनिंग बेसिकली द टेम्परेचर, है ना. सनलाइट किसको डिटरमाइन करता है, इस पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर को. टेम्परेचर किस चीज को डिटरमाइन करता है, द नेचर ऑफ रेनफॉल. जैसे इक्वेटोरियल रीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर आपने जीसी लियोंग पढ़ी होगी उसको पढ़ लेना, उसमें क्लाइमेटिक जोन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, और क्लाइमेटिक जोन ही बेसिकली अर्थ के बायोस्फीयर या बायोम को डिटरमाइन करते हैं, है ना. तो क्लाइमेट को थोड़ा सा समझना जरूरी, ज्योग्राफी पढ़ी तो उनके लिए बहुत, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो थोड़ा सा देख लीजिए. तो अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में एक अलग तरह की रेनफॉल होगी. जैसे सुबह उठते ही गर्मी होने शुरू हो गई, इवेपोरेशन शुरू हो गया, दोपहर आते आते बादल बन गए, 2-2:30 बजे तक बारिश हो गई, उसके बाद में बारिश खत्म हो गई, फिर शाम को हवाएं चलने लगी. ये डेली बेसिस पे रिपीटेशन होता है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में आपको साल भर यही इसी पैटर्न पे आपको बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है. लेकिन कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बारिश का पैटर्न चेंज हो जाता है, मतलब वहां पे बारिश इक्वेटोरियल या सनलाइट वे में डिटरमाइन नहीं होती. वहां क्या होता है कि अर्थ है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया का जो ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यहाँ पर जब ट्रेड विंड्स ऐसे करके आती हैं, कोरोलिस फोर्स से डाइवर्ट होकर ऐसे करके आती हैं, तो ये वेस्टर्न घाट्स या सहादरी हिल से हिट करती हैं, और उसके बाद में ये ब्लॉक क्रिएट करता है, तो ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, यहाँ बारिश होती है. और ये हवाएं जब वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके इधर जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, इधर बारिश नहीं होती है. तो इस टाइप की रेनफॉल को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं. इस टाइप की रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं. और तीसरे तरह की रेनफॉल होती है जहां पे दो फ्रंट्स, वार्म फ्रंट एंड द कोल्ड फ्रंट, वो आपस में आके फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, आगे चल के साइक्लोन्स वगैरह को जनरेट करते हैं, तो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है ना. तो कहने का मतलब है जो नेचर ऑफ रेनफॉल है वो काफी हद तक वहां के टेम्परेचर या डिग्री ऑफ सनलाइट जिस पे में पड़ रही है उससे डिटरमाइन होती है. तो यहाँ पे नेचर ऑफ रेनफॉल अलग होगा, ज्यादा भारी मात्रा में वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का वेजिटेशन भी वैसा होगा. भाई जहां दिन में रोज बारिश हो रही है, रोज फिर उसके बाद गर्म धूप पड़ रही है, तो मतलब इट इज वेरी फिजिबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रॉप एज वेल एज फॉर अ वेरी गुड डेंस कैनोपी वाला वेजिटेशन. कैनोपी समझते हो क्या होता है, जैसे कोई पेड़ है बहुत बड़ा सा, उसने कितना क्षेत्र घेरा है, कितना क्षेत्रफल घेरा, उसको कैनोपी बोलते हैं वहां की. तो ऐसे में अबंडेंट लग्जेरियंट काइंड ऑफ अ वेजिटेशन होता है.
लेकिन इसकी एक समस्या भी होती है कि एक सीमित से क्षेत्र में हर तरह का पेड़ पौधा उगाता है, तो उसका इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मुझे पता है कि एक क्षेत्र में सिर्फ यूकेलिप्टस उगेगा, एक क्षेत्र में सिर्फ आम के पेड़ उगेंगे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मतलब हो सकता है कॉफी कल्टीवेशन और कुछ हो। तो क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही तरह का वेजिटेशन डेवलप हो रहा है, तो हमें इकोनॉमिकली ये बहुत आसान हो जाता है उस चीज को एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन अगर मैं कह दूं एक सीमित क्षेत्र में वहीं पे थोड़ी सी कॉफी के पेड़ लगे हैं, वहीं थोड़ा सा शुगर केन भी हो रहा है, वहीं पे थोड़ा सा कॉटन भी हो रहा है, वहीं पे यूकेलिप्टस भी लगा है, वहीं पे महागोनी, बोनी, रोजवुड, ये सब भी, सैंडलवुड वगैरह के भी पेड़ हो रहे हैं, तो आप दो दो पेड़ों को काटने के लिए पूरा जंगल थोड़ी ना काट दोगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लग्जेरियंट काइंड ऑफ वेजिटेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इक्वेटोरियल बेल्ट। लेकिन जब आप ऊपर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता जाता है, और बिल्कुल आप टॉप पे पहुंचते हैं तो ये पोलर रीजन्स हो जाते हैं जहाँ पे आइस कैप्स वगैरह रहती हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन इन द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ सनलाइट दैट इज फॉलिंग ऑन द अर्थ, बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल भी नहीं होती बेसिकली, वो थोड़ा सा अर्थ इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज होता है, पोल्स थोड़े से दबे होते हैं, और ऑब्वियस बात है तो आपको पता ही है 23.5 डिग्री पे नॉर्थ साइड में इधर शिफ्ट होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में एक अलग तरह का क्लाइमेट डेवलप हो जाता है। यहाँ पे गर्म क्लाइमेट है, ऊपर की तरफ थोड़ा ठंडा क्लाइमेट है। जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ही वहाँ का क्या होगा, ह्यूमिडिटी या प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात होगी, और वैसा ही वहाँ का टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से एक अलग तरह का वेजिटेशन डेवलप होता है। यहाँ पे लग्जेरियंट वेजिटेशन, यहाँ ऊपर साइड में जाएंगे तो डिसाइडियस काइंड ऑफ वेजिटेशन होगा आपका, है ना, और ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन या तुंद्रा काइंड ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर that is regulating the humidity and the precipitation, a different kind of vegetation is observed on the different parts of the earth that creates different biomes on earth। बायोम आप समझ गए क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल, ये अलग बायोम हो गया, ये अलग बायोम हो गया, ये अलग बायोम हो गया, और ये अलग बायोम हो गया। तो बायोम को डिटरमाइन करने के फैक्टर्स क्या हैं, बेसिकली क्लाइमेट ही तो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। क्लाइमेट अलग होने की वजह से एक अलग तरह का वेजिटेशन होगा, और उस वेजिटेशन पे सर्वाइव करने वाली जो एनिमल स्पीसीज होगी, ह्यूमंस हो सकते हैं या कोई भी जानवर जीव जंतु हो सकते हैं, वो भी अलग हो जाएगी। अब आप इमेजिन कर लीजिए कहीं पे रेगिस्तान है ना, तो रेगिस्तान में और कहीं पर थोड़ा मैरिन टाइप का है जहाँ पे मतलब पानी एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, और कहीं पे आपको मिलेगा लग्जेरियंट वेजिटेशन, और कहीं पे मान लीजिए सिर्फ आइस कैप है, वहां ना कोई वेजिटेशन हो रहा है, सिर्फ बर्फ बर्फ है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कहते नहीं फ्रोजन काइंड ऑफ अ सॉइल। ठीक है, बर्फ ऊपर जमी हुई है, कनाडा वगैरह मिल जाएगा आपको, ऊपर ग्रीनलैंड में मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, और साइबेरियन या ऊपर साइड में रशिया में चले जाएंगे तो ऊपर साइड में आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे स्नो कवर परमानेंट जमीन पे, तो वहां तो वेजिटेशन ना के बराबर होगा, ट्रीज भी अलग अलग होंगे। यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन है तो यहाँ पे डिसाइडियस टाइप का फॉरेस्ट होंगे, तो ऊपर आपको कॉनिफर्स मिलेंगे, पाइन्स मिलेंगे, क्रिसमस ट्री टाइप के आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जिस टाइप का वेजिटेशन उस पे पलने वाली उसी टाइप की फौना आपको मिलेगी, उसी टाइप के जीव जंतु आपको मिलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे रेगिस्तान होता है, रेत होता है, तो वहां पे किस टाइप का वेजिटेशन मिलेगा, क्योंकि वहां पे बरसात कम हो रही है, वहां पानी की स्कैंटिटी मतलब पानी वहां कम मात्रा में, सीमित मात्रा में है, तो वहां पे जो प्लांट्स होंगे या जो वेजिटेशन होगा वो कुछ अलग तरह के एडेप्शंस कर लेते हैं, जिससे मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ, जैसे आपको पता है ना जो पेड़ पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को लूज करते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्लांट लीव्स एंड स्टोमेटा एंड एवरीथिंग लाइक दैट, यू ऑल नो अबाउट दैट, फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है। तो उनका क्या है, क्योंकि उनको रूट से जमीन से पानी बहुत कम मिल रहा है, तो वो इस वे में अडेप्टेशन करेंगे क्योंकि जो पत्तियां हो वो बहुत ज्यादा फैली ना हो, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो, जिससे वाटर वेपर का लॉस एटमॉस्फेयर में थोड़ा कम हो। तो आप देखोगे जो पत्तियां होती वो रोल हो जाएंगी आपस में, जैसे कि रोज में जैसे कांटे होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस टाइप के पेड़ पौधे हो गए, ये सब आपको इस टाइप के वेजिटेशन में मिल जाएंगे। साथ साथ में वहां पे जो जीव जंतु रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे क्योंकि वो पानी कम उनको पीने को मिल रहा है, तो वो ऐसे अडेप्टेशन लेंगे, हाइबरनेशन मोड में चले जाएंगे, जमीन के अंदर रहेंगे जहां उनको टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिले। और दूसरी बात है कि पानी का मिनिमल लॉस हो। आपकी बॉडी से पानी का कैसे लॉस होता है, या तो स्वेटिंग के मीडियम से होता है, पसीना वसीना निकलता है, या दूसरा होता है यूरिनेशन। ठीक है, तो ये लोग जब यूरिनेट करते हैं वो भी सॉलिड करते हैं। ये मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यूपीपीएससी ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा था कंगारू रैट पे, कि कंगारू रैट दुनिया के किस हिस्से में पाया जाता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के किसी डेजर्ट में पाया जाता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंगारू रैट ने ऐसा अडेप्टेशन ले रखा है कि इट इज यूरिनेटिंग इन फॉर्म ऑफ सम ड्राइनेस काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में यूरिनेट नहीं कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में कर रहा है। ठीक, तो आप कह दो मतलब उनकी
जो भी है, मतलब यूरिनेशन कह लीजिए या एक्सक्रीटा है, वो सब मिलके एक ही साथ निकल रही है, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमल वाटर लॉस चाहते हैं, है ना। तो दैट आर द काइंड ऑफ एडेप्टेशन। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि बायोम बनते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रेनफॉल, और जो डिटरमाइन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर वेजिटेशन मीन डेवलप विल दैट पर्टिकुलर एरिया, और जैसा वेजिटेशन होगा वैसे उस पर पनपने वाली मतलब जीव जंतु या मतलब एनिमल स्पीसीज होगी, है ना। तो इसकी वजह से अलग अलग बायोम बनते हैं। अब हम फिर से आते हो तो आपको बताने के लिए, तो बायोम की डिफिनेशन क्या है, अ लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर वेजिटेशन टाइप, ठीक है, एसोसिएटेड फौना फाउंड इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। यानी बायोम में 3 डिफाइनिंग पैरामीटर होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक जोन एक अलग तरह की वेजिटेशन डेवलप होती है और उससे एसोसिएटेड फौना होता है। तो 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला तो डिफिनेशन का हो गया जो यूपीएससी कभी कभी कंसेप्चुअली आपसे पूछ सकता है। यहाँ पूछ सकता है व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर अ बायोम, तो आपको याद रखना क्या है, एसोसिएटेड एक अलग तरह की वेजिटेशन होगी, फौना होगा, जिसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्लाइमेट विल डिटरमाइन दैट काइंड ऑफ अ फ्लोरा एज वेल एज फौना, ठीक है। दोनों ही इंटर रिलेटेड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो स्टेट पीसेस में बनेगा कि बायोम वर्ड को कॉइन किसने किया था, तो इन 1916 1916 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1916 में हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। एसी मजूमदार वाज द आईएनसी प्रेसिडेंट इन द लखनऊ सेशन वे लखनऊ पैक्ट वाज साइन, जहां पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट हुआ था फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट काइंड ऑफ अ थिंग। और साथ साथ में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिनको 1907 की सूरत स्प्लिट के बाद में कांग्रेस को छोड़ना पड़ा था, उनको ऑन इनिशिएटिव्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एज वेल एज एनी बेसंत, इन दोनों के इनिशिएटिव पे इनको कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक को री एंट्री मिल गई थी, ठीक है। तो 1916 आपकी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ पैक्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें। और एक बड़ी मजेदार आपको चीज बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना को द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने कहा था, ठीक है, और किस इवेंट पे कहा था। तो याद रखिएगा जो सरोजनी नायडू हैं, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा हुआ कुछ भी आता है तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, आप किसी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बट तारीफ की बात नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक, जब तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं शुरू होती है, ही वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है तो ऑन इनिशिएटिव्स ऑफ एनी बेसन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। और ये वो पीरियड था जब गांधी जी इंडिया आ चुके थे, और गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलजुल के भाई भाई की तरह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करें, अंग्रेजों के खिलाफ काम करें। तो आप कहेंगे भाई भाई अलग क्यों हुए थे, क्योंकि 1875 में एक अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हुई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एक खोला गया था, सैयद अहमद खान ने खोला था, जिसके चलते उनको ब्रिटेन से नाइटहुड मिल गया, उनको नाम क्या गया, सर लग गया, ठीक है। और साथ ही साथ में उन्होंने यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी एक खोल दिया था 1-2 सालों के बाद में। तो 1975 के बाद से जो मुस्लिम्स थे दे डिसओरिएंटेड फ्रॉम द या डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि 1857 की क्रांति में सब लोग भाई भाई सब साथ में लड़े थे। उसके बाद में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड पॉलिसी का रूल अप्लाई कर दिया, मतलब कई जगह पे मुस्लिम्स को दमन किया गया उनका, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रोल दे प्लेड इन द most of the like the places or the spots of revolt in the 1857 क्रांति, ठीक है। 1857 में आपको जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ज्यादातर जगह पे लीडरशिप आपको देखने को मिलेगी, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ने दी थी, बट मुस्लिम जैसे मौलवी अहमदुल्ला हो गए आपके, ठीक है, और इस टाइप के आपको कई नाम मिल जाएंगे, तो इन लोगों ने दी थी। और इनफैक्ट जो दिल्ली से जो मूवमेंट थी उसका भी जो सेंटर बनाया गया था, मोहम्मद क्या नाम था इनका, ये जफर जो थे आपके, ठीक है, जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, इनको एज अ सिंबल यूज किया गया था। हालांकि जो वॉर था वो तो बख्त खां और उनकी जो वाइफ थी जीनत महल, बहादुर शाह जफर की इन लोगों ने मिलकर लीड किया था। एनीवे मुस्लिम ने एक लीडरशिप दी थी 1857 में। तो उसके चलते क्या हुआ, 1857 के बाद में जब दमन किया गया तो ब्रिटिशर ने मुस्लिम्स को बिल्कुल एलिनेट करना शुरू कर दिया। तो 1875 में सैयद अहमद खान क्या करते हैं कि भैया तुम्हारा दमन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो वो वही मुन्ना भैया जो मिर्जापुर के कहते हैं पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, आईएएस वाईएएस बनो, राजनीति में क्या रखा है। तो इन्होंने भी वही बोला कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, ब्रिटिशर तुम्हारा शोषण करेंगे, दमन करेंगे, तुमको दबाएंगे, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हिंदूज को वहां अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां कम्युनलिज्म वाला फैक्टर खेल दिया, ठीक है, जिसके चलते इनको ब्रिटिशर ने लॉलीपॉप दे दिया कि चलो तुमको नाइटहुड दे रहे हैं। तो जो अलीगढ़ मूवमेंट थी ये हिस्ट्री में बड़ी क्रूशियल है, इट लेड सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन द इंडियन पॉलिटिक्स। इस डिवाइड को ब्रिज करने के लिए गांधी जी जब इंडियन प्लेटफॉर्म पे आते हैं 1916 में, मेरे ख्याल से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओपनिंग सेशन था जहां गांधी जी ने पहली बार पब्लिक में एक ओपन ओपिनियन दिया था, मतलब प्लेटफॉर्म पे आके कुछ बोलते हैं। उसके बाद में आपको पता ही 1917 में क्या होता है, वो 3 मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं अपने आप को 1917 से 18 के बीच, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड दिस खेड़ा कौन सा था,
वन वाज इन गुजरात, चंपारण था, अहमदाबाद था और उसका खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, 3 से एसोसिएट होते हैं। उसी पीरियड में ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट बनती है, उसको लीड करते हैं। तो 1920 में गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि हिंदू मुस्लिम दे विल फाइट ज्वाइंटली ऑन द इशू समथिंग रिलेटेड टू द खलीफा ऑफ द टर्की। इस बात से नाराज आके मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी, और कई और भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस से खुद को डिसोशिएट कर लिया था, लाइक एनी बेसेंट आल्सो डिसोशिएटेड हरसेल्फ। ठीक है, एनीवे नाउ कमिंग बैक टू वो, तो आपके कुछ छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन तैयार हो गए। एनीवे 1916 इज रिलेटेड टू लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, उससे रिलेटेड सारी चीजें। यही 1916 एनवायरमेंट इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बायोम है ये पहली बार 1916 में फ्रेडरिक ई क्लीमेंट्स ने यूज किया था। ही वाज अमेरिकन इकोलॉजी, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू डिस्क्राइब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ गिवन हैबिटेट। उसने कहा एक पर्टिकुलर हैबिटेट में किस तरह के प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए इसने बायोम वर्ड का इस्तेमाल किया था। इन 1939 इट वॉज फर्दर डिफाइंड बाई क्लीमेंट्स एंड द विक्टर शेल्फोर्ड। यानी अगर मैं कहूंगा कि बायोम जो कंसेप्ट है, इससे कौन से दो महापुरुष जुड़े हैं, तो एक क्लीमेंट्स हैं, एक विक्टर शेफोर्ड हैं। ये दो नाम बायोम से जुड़े हैं। साथ ही साथ में 1939 में इन्होंने इस पे काम किया। 39 वाज द पीरियड इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बायोम्स आर लार्ज इकोसिस्टम्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट क्लाइमेट्स, फ्लोरा एंड फौना। तो 2-3 नाम आपको याद रखने हैं कि बायोम्स आर लार्ज इकोसिस्टम्स, यानी काइंड ऑफ इकोसिस्टम ही होते हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, काइंड ऑफ अ फ्लोरा, और फ्लोरा के ऊपर डिपेंडेंट फौना। ठीक है, इट बेसिकली रिफर्स टू द टेरेस्ट्रियल एरियाज, बट दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। कुछ एक्वाटिक बायोम्स भी होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द एसोसिएटेड डेवलपिंग एंड द मॉडिफाइड कम्युनिटीज ऑकरिंग विद इन द सेम क्लाइमेटिक रीजन। और ये फॉरेस्ट बायोम हो सकते हैं, ग्रासलैंड हो सकती हैं, सवाना बायोम हो सकते हैं, डेजर्ट बायोम हो सकते हैं, तुंद्रा एंड अल्पाइन वगैरह हो सकते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। aquatic system में भी बायोम पाए जाते हैं, like in the seas, rivers, etc. They are also divided into distinct life zones based on salinity level of dissolved nutrients and everything like that. Climate is the basically determining factor, because climate determines the boundaries of a biome and the abundance of plants and vegetation found in each of them. यहाँ लिखा भी है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है यहाँ पे रेनफॉल। ये दो मेजर फैक्टर हैं विच आर डिटरमाइनिंग बायोम्स। ठीक है, on a global scale, the Earth's terrestrial biomes and the aquatic biomes, they constitute the biosphere. अभी तक हम बायोम पढ़ रहे थे, और अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर क्या होता है, मतलब अर्थ इज अ स्फीयर, जहां भी लाइफ रहती है वो बायोस्फीयर है, सीधी सी बात है। तो बायोस्फीयर में क्या आता है, बोथ द टेरेस्ट्रियल बायोम, यानी जमीन पर जितने भी बायोम पाए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गई, ठीक है, आपका तुंद्रा एल्पाइन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, सवाना वगैरह, और साथ साथ में एक्वाटिक सिस्टम्स, ये सब मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल बायोम्स। जैसे भी हमने देखा कि बायोम्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। तो टेरेस्ट्रियल, तभी मैंने कहा था ये इकोसिस्टम और बायोम को कई लोग मिक्सअप कर देते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात कहूँ कि टेरेस्ट्रियल बायोम यानी जमीन पे पाए जाने वाले बायोम कौन कौन से हैं, तो 4 मेजर प्रिंसिपल बायोम्स होते हैं। पहला होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगलात, बड़े बड़े पेड़ वगैरह। फिर पेड़ से छोटे क्या होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं। ग्रासलैंड के बाद आपके डेजर्ट आते हैं, और चौथा होता है तुंद्रा, यानी कि जहाँ पे आपको पोलर कैप्स या आइस शीट्स वगैरह देखने को मिलती है, मतलब बिल्कुल ऊपर चले 66.5 डिग्री के ऊपर, मतलब कनाडा के बिल्कुल नॉर्थ का रीजन ले लीजिए, फिर आपका उधर फिनलैंड हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, रशिया का बिल्कुल ऊपर का एरिया ले लीजिए, जो बेसिकली परमा फ्रोस्ट की कंडीशन में रहता है, तो उसको तुंद्रा रीजन बोलते हैं। डेजर्ट आपको पता है, जैसे सहारा हो गई अपने इंडिया में, थार हो गई राजस्थान साइड में, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है डेजर्ट्स भी 2 तरह की होती हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट होती हैं, टेम्परेट डेजर्ट होती हैं, कोल्ड डेजर्ट वगैरह को जिसमें काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड आपको पता है कि सबसे बड़ी ग्रासलैंड कौन सी है, सवाना ही तो बोलते हैं, जो आपकी नॉर्दर्न अफ्रीका में पाई जाती है। Grasslands are also categorized into the tropical grasslands as well as the temperate grasslands. When I will be taking a lecture on the geography series or something, there I will discuss in detail. But grasslands ये मोटी मोटी याद रखिएगा, जैसे 4-5, जैसे वेल्ड होती है, वो कहाँ पाई जाती है, आपके साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। देर आर डाउन्स, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देन देर इज कैंपोस, देर इज लैनोस, ठीक है। देन देर आर पंपास, जो अर्जेंटीना और उस साइड में पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज पाई जाती है, ठीक है। और पुस्ताज है एक, जो हंगरी में पाई जाती है, यूरोप में, ठीक है। तो ये सारी ग्रासलैंड्स की टाइप है, इसमें कुछ ट्रॉपिकल होती हैं, कुछ टेम्परेट होती हैं। तो ग्रासलैंड एक अलग तरह का वेजिटेशन होता है, दैट डजंट एग्जैक्टली फिट्स इनटू द फॉरेस्ट और द ग्रासेस, है ना, वो बीच का एरिया होता है, बड़े बड़े घास फूस टाइप की लगी होती है, दैट काइंड ऑफ द ग्रासलैंड। तो फॉरेस्ट में क्या आता है, दे आर द लार्ज एरिया सपोर्टिंग द रिच ग्रोथ ऑफ द ट्री डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द टाइप ऑफ द ट्रीज। दे आर क्लासिफाइड इनटू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट और द बोरियल और द नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ट्रॉपिकल मतलब लग्जेरियंट थिक काइंड ऑफ अ वेजिटेशन, से महाबोनी है, बोनी है, दोज काइंड ऑफ द थिंग विच आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल बेल्ट और द ट्रॉपिकल बेल्ट एज यू कैन कॉल इट, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही रिच रेनफॉल होती है,
भारी मात्रा में बरसात होती है, भारी मात्रा में यहाँ धूप पड़ती है, और आपको पता है पेड़ पौधों के विकास के लिए दो ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, द टू मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ लग्जरियंट काइंड ऑफ अ वेजिटेशन, वन इज योर रेनफॉल एंड द अदर वन इज योर वेरी गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छी धूप पड़ेगी, अच्छा पानी मिलेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये नीचे गिरेंगी, जीव जंतु वहां पे सर्वाइव करने रहेंगे, वो सड़ गल जाएंगे, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी जनरेट होगा वहां पे, खाद पानी अच्छा बन जाएगा। तो ऐसे में बहुत अच्छी मात्रा में वेजिटेशन होता है, भारी भारी बड़े बड़े से पेड़ होते हैं। कभी अमेजन के जंगलों में चले जाइए, 70% ऑफ द ग्लोबल ऑक्सीजन that is like in our atmosphere that is generated as we believe it is like generated by the Amazon rainforest, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन करते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप समझ गए, वो वाला एरिया होता है, इसमें रेन फॉरेस्ट का मतलब ही यही है, हाईली डिपेंडेंट ऑन द रेन, और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। देन कम्स योर टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट, जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। अब आपका हो टेम्परेट क्या है, जो ट्रॉपिकल नहीं है वो टेम्परेट है, ऑब्वियस सी बात है। बट देखो ये ट्रॉपिकल है, जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पड़ता है, बीच में इक्वेटर पड़ेगा, इसको ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं। इसके जो ऊपर का एरिया होता है आपका 66.5 डिग्री तक, ठीक है, दोनों साइड में, इसको आप टेम्परेट रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल और मॉडरेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो इसको टेम्परेट रीजन बोलेंगे। और बिल्कुल जो आइस कैप का रीजन होता है, जो पोलर रीजन होता है, उसको आप क्या बोल देते हैं, तुंद्रा या अल्पाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाएंगे बिल्कुल बीच में, टेम्परेट ऊपर के हिस्से में, इनको डिसाइडियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता नहीं एक मौसम आते हैं इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, जो इनको बरसात बरसात मिलेगी, सब कुछ अच्छा लग्जरियंट मिलेगा, तो पत्तियां फिर से निकल आएंगी, ठीक है। तो बड़े मूडी टाइप के पेड़ होते हैं ये। बोरियल या नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये कौन से पेड़ होते हैं कि मतलब ऐसे आपने पेड़ देखे होंगे ना क्रिसमस ट्री टाइप के, ऐसे करके, और नुकीले नुकीले से पाइन टाइप की पत्तियां निकली होती हैं। और आपको पता है ऐसे पत्तियां इनकी होती क्यों है, क्योंकि इन रीजन्स पे स्नोफॉल बहुत होती है। तो अगर ये बरगद टाइप के पेड़ वहां लगे होंगे, तो जब इतनी स्नोफॉल होगी, पेड़ पे प्रेशर होगा, तो वो पेड़ स्टैंड नहीं कर पाएगा। भाई बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, पूरी कैनोपी बनी हुई है, ऊपर से स्नोफॉल अलग हो रही है, तो वो पेड़ सस्टेन नहीं कर पाएगा वहां पे। तो इसीलिए जो अल्पाइन रीजन होता है, तुंद्रा रीजन होता है, यहाँ पे आप ऐसे देखोगे माउंटेन टाइप के पेड़ होते हैं। इससे क्या होता है, इनकी पत्तियां ऐसे नुकीली लंबी लंबी होती है, तो यहाँ पे जब स्नोफॉल होगी या बर्फबारी होगी, ऐसा कुछ भी होगा, तो इन पत्तियों पर जमा नहीं होगी, टिकेगी नहीं, नुकीले नुकीले तो नीचे स्लिप कर जाएगी, ताकि यहाँ पे वेजिटेशन सर्वाइव। देखिए नेचर अलग वे में काम करता है, वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वहां पनपने वाली वनस्पति या वेजिटेशन और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को उसी वे में ढाल देता है ना। तो जो वेजिटेशन आपको ट्रॉपिकल में मिलेगा वो आपको वहां नहीं मिलेगा। अब ट्रॉपिकल में जो पेड़ मिलेंगे उनके बड़े बड़े पत्ते आपको मिल जाएंगे, क्योंकि खूब मात्रा में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, खूब बारिश हो रही है, तो प्लांट्स आर ऑल्सो लाइक ईगर टू ट्रांसपायर अलॉट, टू डू अलॉट ऑफ काइंड ऑफ वो जो स्टोमेटल ओपनिंग से अपना रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं, ताकि खूब ऑक्सीजन जनरेट हो। इसीलिए ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा यहीं पे जनरेट होता है, क्योंकि पत्तियां बड़ी बड़ी फैली होती हैं, ठीक है। जब आप डिसाइडियस रीजन में जाएंगे तो आपको मीडियम साइज की पत्तियां मिल जाएंगी, और जब आप बिल्कुल अल्पाइन और तुंद्रा रीजन में जाएंगे तो आपको कॉनिफर्स मिलेंगे, नुकीले, जैसे होता नहीं क्रिसमस ट्री वगैरह को देखो ना, पतले पतले नुकीले से बिल्कुल कांटे टाइप के पत्ते होते हैं उसके, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं ग्रासलैंड्स पे। ग्रासलैंड जो होते हैं फॉरेस्ट से थोड़ा सा छोटा, थोड़े से पत्ते उनके कम, उसमें वुड आपको कम मिलेगा, वही घास फूस समझ लीजिए आप इसको। दे आर द एरियाज डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस ऑक्यूपाइंग अबाउट 20% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी का जो 20% हिस्सा है वो ये ग्रासलैंड ऑक्यूपाई करते हैं। दे ऑकर बोथ इन द ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट रीजन वेयर द रेनफॉल इज नॉट एनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लग्जरियंट काइंड ऑफ अ वेजिटेशन इन फॉर्म ऑफ द ट्रीज, ठीक है। और इनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में इनके कई नाम है, जैसे लैनोज है आपका वेनेजुएला साइड में, ब्राजील में आ जाए तो कंपोज है, कंपोज करके बोलते हैं, फिर आप अर्जेंटीना में जाए तो पंपास बोलेंगे, फिर उसके बाद में आप में साउथ अफ्रीका चले जाए तो वेल्ड बोलेंगे उसको, ठीक है। ऊपर यूरोप में जाइए हंगरी में तो पुस्ताज बोल देंगे उसको, और क्या बोलेंगे, स्टीप्स बोल देते हैं आपके वहाँ रशिया साइड में, जो उधर का रीजन है आपका। फिर आप अमेरिका में और उधर नीचे वो ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो वहाँ आप उसको क्या बोलेंगे, डाउन्स बोलेंगे, कैंटरबरी करके बोल देते हैं उधर न्यूजीलैंड साइड में। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हर ग्रासलैंड का अलग नाम है। और प्री में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी ग्रासलैंड किस हिस्से में पाई जाती है। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा इज अ ग्रास विच इज फाउंड इन विच पर्टिकुलर कंट्री, और अल्फा अल्फा ट्रॉपिकल ग्रास है या टेम्परेट ग्रास है, ये सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा पे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेल्प के लिए या आपको थोड़ा सा इंसाइट करने के लिए मैं वो कर सकता हूँ, चलिए खुद ही गैस कर लीजिएगा। वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है कि एशिया में पाई जाती है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बट अल्फा अल्फा के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये दीज आर द फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड्स।
फिर हमने देखा था तीसरा क्या होता है, डेजर्ट। डेजर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको पता है कुछ कोल्ड डेजर्ट्स होती हैं, जैसे लद्दाख है, इसको आप कोल्ड डेजर्ट में काउंट करते हैं, लेकिन जैसलमेर की जो थार डेजर्ट है आपकी, जो राजस्थान की, ये आपकी ट्रॉपिकल डेजर्ट में आएगी, हॉट डेजर्ट होगी ये। और दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है ना। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, यहाँ का सॉइल बड़ा ही लूज टाइप का होता है, तो वो डेजर्ट हो गई। हाईली इवॉल्व इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे डेजर्ट की एक खास बात है, वेजिटेशन ना के बराबर होगा। कॉमन सेंस की बात है, सॉइल काफी लूज है, बारिश बहुत ज्यादा हो नहीं रही यहाँ पे। और सॉइल लूज होने की वजह क्या है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं नहीं, तो सॉइल को होल्ड कौन करेगा इकट्ठा। बारिश होने से भी थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन होता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, वनस्पति या जो वेजिटेशन है बहुत सीमित मात्रा में पाया जाता है। डेजर्ट्स की एक खास बात यही है। और दूसरी एक खास बात क्या है कि यहाँ जो हैबिट मतलब जो इनहेबिट्स हैं इस रीजन के, मतलब जो स्पीसीज यहाँ पे पाए जा रहे हैं, वो भी थोड़े आपको अजीब टाइप के मिलेंगे। हाइबरनेशन मोड में रहने वाले, पानी उनको कम मिल रहा है तो यूरिनेशन भी उनकी उस वे में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। और मतलब उनकी बॉडी भी ऐसी होगी कि मतलब या तो फर बिल्कुल नहीं होंगे या होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो गर्म प्रदेशों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पे फर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, टू सेव देम फ्रॉम द हीट और समथिंग? जैसे कोल्ड या अल्पाइन तुंद्रा जितने भी कंट्रीज हैं ऊपर साइड के, वहां आपको जितने भी जानवर मिलेंगे उनके पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। विच इज एक्टिंग, जैसे आप लोग नहीं ठंडियों में फरकोट पहन लेते हैं, उन्हीं जानवरों की जो उतरी हुई खाल होती है उसी से फरकोटा बनाते हो, ठीक है। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे जो जानवर रहते हैं उनके पूरे शरीर पे आपको बड़े बड़े फर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जो चिड़ियों के ऊपर जैसे पंख होते हैं, वैसे इन जानवरों के ऊपर बड़े बड़े से रोए होते हैं, वो रोए विकसित हो जाते हैं ताकि उनको कम ठंड लगे। उनकी जो स्किन होती है उसमें एक्सेसिव मात्रा में फैट आपको मिलेगा, जो एक इंसुलेशन का काम करे, बाहर के टेम्परेचर से उनके अंदर को बचाए। तो आप बताइए जो गर्म प्रदेशों में जानवर रहते हैं वो किस टाइप के फीचर्स को शो करेंगे? आप थोड़ा सर्च करिए, कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, क्योंकि द काइंड ऑफ बायोम विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लोरा और फौना दैट इज इनहेबिटिंग दैट पर्टिकुलर बायोम, है ना। ठीक है, फिर बाकी वही है कि जो बायोम होता है, मतलब डेजर्ट बायोम है, इट इंक्लूड्स बोथ द सेमी डेजर्ट एंड द ड्राई डेजर्ट, ऑक्यूपाइज द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड द मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट। ज्यादा ड्राई क्लाइमेट में आपको मिलेगा। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है 25 सेंटीमीटर पर एनम से कम की होती है। और वही अगर आप चले जाइए ट्रॉपिकल रीजन में तो आपको 200 से 250 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगी। और टेम्परेट रीजन में आपको पता ही है 100 से 150 वाली रहती है ना। तो डेजर्ट हैबिटेट्स को देखिए, इट इज द फॉर्मेशन क्लास ऑफ द प्लांट्स दैट आर वाइडली डिस्पर्स्ड। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हार्ड लीव्ड और स्पाइनी श्रब्स, नुकीली पत्तियों वाले पेड़ आपको मिलेंगे जिससे मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो, ठीक है। सक्लेंट प्लांट्स सच एज द कैक्टस and the hard grasses. Many species of small annual plants appear only after the rare and the heavy downpours. किस टाइप के जानवर आपको मिलेंगे? ये कंगारू नहीं है, कंगारू रैट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बोला था। फॉक्स मिल जाएगी, डेजर्ट श्रू मिल जाएंगे, वुड रैट है, रैबिट है, मीडो है, कॉमन एनिमल्स फाउंड। इसमें ज्यादातर आपको बोरोइंग रॉडेंट्स मिलेंगे क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी होती है। आपने देखा नहीं, गर्मियों में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? In extreme type of climate, certain animals go in deep sleeping mode to avoid metabolism, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए जो एनर्जी खर्च होती है उसके लिए उन्हें फूड खाना पड़ेगा। अब क्योंकि उनको उस पीरियड में फूड नहीं मिल पा रहा होता है, जैसे आप देखेंगे कि ठंडियां आते ही आपके घरों की दीवारों पे छिपकलियां गायब हो जाती हैं, आपको बाहर रहने वाले सांप आपको गायब मिल जाएंगे, क्योंकि उन सांप और छिपकलियों को बाहर के टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए जैकेट, कंबल वगैरह तो मिलता नहीं है, तो उनको कंपेरेटिवली सॉइल के अंदर या किसी गड्ढे या उसमें घुस जाएंगे तो उनको बाहर की टेम्परेचर से थोड़ी राहत मिल जाएगी, ठीक है। सेम वे में डेजर्ट्स में या जमीनों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानवर होते हैं, रॉडेंट्स वगैरह होते हैं, जो एक्सट्रीम हीट को बियर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो जमीन में बरोज खोल के, गड्ढे खोद के घुस जाते हैं, जैसे खरगोश होता है वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सांप वगैरह होते हैं और सारे रॉडेंट होते हैं, सब आपको अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। देन अडेप्शंस बाय द प्लांट्स एंड डेजर्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बस इस पे एक बार नजर मार लीजिए बिफोर वी वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सेशन। अडेप्शन बाय द प्लांट, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ के पेड़ों में जो लीव्स होंगी या तो वो गायब होंगी या बहुत कम साइज की होंगी या पाइन्स फॉर्म में, कैक्टस फॉर्म में होंगी। मतलब आपको पता है जो कांटे भी होते हैं, दे आर आल्सो द फॉर्म ऑफ टेंडिल्स। जो पत्ते ही होते हैं वो आपस में लिपट के सूख के अपना सरफेस एरिया को कम करने के लिए कांटों का रूप ले लेते हैं। तो ये ज्यादातर जो कांटे वाले पेड़ होते हैं ये आपको डेजर्ट रीजन में मिलेंगे। स्टेम्स एंड लीव्स आर सक्लेंट एंड द वाटर स्टोरिंग, मतलब कैक्टस आप देखोगे बड़ा थिक टाइप का मिलेगा, वो वाटर को स्टोर करने के लिए होता है, क्योंकि जमीन में ऑलरेडी पानी कम है तो अपने में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि टाइम आने पे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह को यूज कर सकें। इन सम प्लांट्स इवन द स्टेम कंटेन क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पत्तियां गायब होंगी या पत्तियां ना के बराबर होंगी तो ये लोग अपने स्टेम्स में ही
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वहीं पे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के बिना तो हो नहीं पाएगा वो। रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। देखिए कहीं जमीन में पानी ज्यादा मौजूद है तो छोटी छोटी जड़ों से भी वो पानी सोख लेगा, लेकिन जमीन में पानी है ही नहीं तो जो रूट्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक फैल जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। तो जो डेजर्टी एरिया में जितने भी आपको वनस्पति या वेजिटेशन मिलेगा उसके जो रूट्स होंगे बहुत डीपली पेनिट्रेटेड मिलेंगे। सेम वे एनिमल्स जो रहते हैं वो फास्ट रनर होते हैं, उसका रीजन है जो प्रीडेटर होते हैं जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, जब इनको दौड़ाते हैं शिकार करने के लिए तो उनको छुपने के लिए जंगल नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ग्रासलैंड पाई जाती है यहाँ पे, स्पेशली जो सहारा का सवाना वाला रीजन हो गया। तो यहाँ जो छोटे छोटे जानवर होते हैं प्रेज जिनको आप बोलते हैं, है ना, प्रेज और प्रीडेटर दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना, शिकार और शिकारी। तो जो प्रेज होते हैं दे आर बेसिकली वेरी फास्ट रनर, क्योंकि उन्हें अपने आप को प्रीडेटर से बचाना होता है। दे आर नॉक्टर्नल इन हैबिट, ये रात में जगते हैं, जैसे मुखर्जी नगर या करोल बाग के लड़के या ओल्ड राजेंद्र नगर के लड़के, आप लोग भी नॉक्टर्नल ही हो। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जगना दिन में सोना, ठीक है। तो यहाँ गर्म प्रदेशों में होता है कि दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो वो लोग क्या करते हैं दिन में एक्टिव होते ही नहीं है, ठीक है, वो रात में एक्टिव रहते हैं, दिन में बरोज वगैरह में अंदर जाके डीप स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो कोई भी डेजर्ट वाली कंट्रीज होती है वहां आज भी यही सिस्टम चलता है कि लोग दिन में आराम करेंगे रात में काम करेंगे जब टेम्परेचर कंपेरेटिवली मॉडरेटली थोड़ा लो हो जाए, ठीक है। To avoid the sun heat during the daytime, they conserve water by excreting concentrated urine। आपसे कहा था मैंने यूपीपीएससी ने 2017-18 दो बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा है। ज्यादातर पीसीएस और यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट कंगारू रैट को दो बार इन्होंने पूछा। कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिका की डेजर्ट में पाई जाने वाली एक प्रजाति है, चूहा जैसा होता है कंगारू रैट, या मुझे ना कंगारू है वो, रैट है चूहा है लेकिन कंगारू जैसा दिखता है, कंगारू रैट बोलते हैं। वो ड्राई यूरिन करता है, ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया, इसकी लोकेशन और क्यों फेमस है, तो ये इसी एरिया में पाया जाता है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में। एनिमल्स एंड बर्ड्स यूजुअली हैव द लॉन्ग लेग्स टू कीप योर बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट ग्राउंड। यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनके लंबे लंबे पैर होते हैं ताकि जो सरफेस हीट है उससे अपने आप को बचा सकें, है ना। Lizards are mostly insectivorous and can live without drinking water। ज्यादातर एनिमल है उन्होंने ये भी एडप्शन कर लिया कि कम से कम पानी में सर्वाइव कर लें। हर्बीवोर्स एनिमल्स गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सीड्स, बीजों से लोग पानी को एब्जॉर्ब करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डेजर्ट इकोसिस्टम। इन अवर सब्सिक्वेंट सेशन वी विल टेक द अदर बायोम्स एंड अवर सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।